आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद जो भी रिटायरमेंट कॉर्पस मेरे पास हैं उसको किस तरह से हैंडल करें कि जो पोस्ट रिटायरमेंट मंथली एक्सपेंसेस हैं वो ज़िंदगी हमारी पूरी होती रहे। और दूसरा कंडीशंस हैं, दूसरी इच्छाएं हमारी हैं कि मेरे बाद भी जितना कॉर्पस आ जाए वो कॉर्पस बरकरार रहे, सो दैट कि मेरे बाद बच्चों को भी कुछ न कुछ मिले। इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला चीज़ है कॉर्पस, दूसरा बात होता है मंथली एक्सपेंसेस या मंथली पेंशन। जब कॉर्पस की बातें करते हैं तो इसमें सवाल आता है कि कॉर्पस कितना होना चाहिए रिटायरमेंट के समय। इसके बारे में एक्सपर्ट की राय है कि जो के दिन में आपकी एनुअल एक्सपेंसेस हैं उसका 25 गुना कम से कम आपका कॉर्पस होना चाहिए रिटायरमेंट के समय। उदाहरण के तौर पे यदि आपकी आज के दिन में मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपये हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करें 6 लाख पर एनम होता है, और इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,00,000 रुपये होता है। इसको साधारण शब्दों में यदि मैं बताऊं कि जिसकी आज के दिन में मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपये हैं उनको रिटायरमेंट के समय कम से कम 1,50,00,000 रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए, तो वो आराम से पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ लीड कर पाएंगे। दूसरा फैक्टर है कि मंथली एक्सपेंसेस या मंथली पेंशन, जनाब ये खर्चे का कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम पोस्ट रिटायरमेंट आराम से गुजारें। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि मंथली एक्सपेंसेस या मंथली पेंशन जो हमें मिलेगा उस कॉर्पस से वो कितना होना चाहिए। ये कैलकुलेट करने के लिए आपको कई सारे फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। यदि मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपये है, आप चाहते हैं कि यही लाइफस्टाइल बरकरार रखें हम रिटायरमेंट के बाद में, तो जनाब इस पर इम्पैक्ट देना पड़ेगा, इस पर लोड करना पड़ेगा इन्फ्लेशन का आपका। और इन्फ्लेशन सामान्य तौर पर 5-6% के आसपास माना जा सकता है यदि हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के बारे में बातें करें तो। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि रिटायरमेंट होने के बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। बिकॉज होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपका मेडिकल इश्यूज बढ़ते जाते हैं और उसमें खर्चे काफ़ी महंगे हैं, तो ध्यान रखें कि हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो हालांकि प्रीमियम लगता है उसमें, लेकिन खुदा ना खास्ते कभी आपके सामने कोई मुसीबत आ जाए तो वो हेल्थ इंश्योरेंस उस मुसीबत को दूर करेगा। तीसरी बातें हैं कि रिटायरमेंट के समय जो भी लायबिलिटी आपकी है, यानी आपने हो सकता है होम लोन लिया हो या कार लोन लिया हो या कुछ पर्सनल लोन हो, जो भी इस तरह की लायबिलिटीज़ हैं उस लायबिलिटी को आप डिस्पोज कर दें, सो दैट उसके बाद जो कॉर्पस आपके पास रहेगा आपको ये पता होगा कि इतना कॉर्पस हमारे पास है और इसी से हमें ताजिंदगी अपनी जीवन बितानी है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप मंथली पेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगली बात कि मंथली पेंशन आइडियल कितना होना चाहिए। एक्सपर्ट की राय है कि जितना रिटायरमेंट कॉर्पस आपके पास है उसका 5 से 7% पर एनम उससे विड्रॉ यदि करेंगे आप तो ताज जिंदगी आपको मंथली पेंशन मिलता रहेगा। हालांकि एक्सपर्ट की इस राय से थोड़ा सा मेरा ओपिनियन अलग है। आज इसी बात को टेस्टिफाई करेंगे कि जितना भी रिटायरमेंट कॉर्पस है उसका कितना परसेंट एनुअल हम विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि ये कई सारी बातों पर डिपेंड करता है जिसकी चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे, और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि हमारी जो भी कॉर्पस है उसे कितना परसेंट हम कंफर्टेबली निकाल सकते हैं, सो दैट कि हमारी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ ठीक ठाक चलती रहे और उसके बाद भी जितना कॉर्पस आज था वो कॉर्पस बरकरार रहे। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई बातें नहीं हैं जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने माना है कि हमारे पास 40 लाख का रिटायरमेंट कॉर्पस है और रिटायरमेंट के बाद जो लाइफ स्पान है वो 30 ईयर्स है, यानी हम 90 वर्ष के आसपास तक जिंदा रह सकते हैं। हम उसके लिए हमें ये प्लान करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 40 लाख का, जैसे एक्सपर्ट की राय थी कि 5 से 7% तक आप एनुअल विड्रॉ कर सकते हैं अपने कॉर्पस से। तो उस हिसाब से यदि हम देखते हैं कि 40 लाख का 5% 16,666 रुपये महीने होते हैं। हालांकि 40 लाख का
5% 2 लाख होता है, उसको यदि पर मंथ में डिवाइड करेंगे ये 16,666 रुपये होता है। यदि 6% विड्रॉ करते हैं तो आपको मंथली जो पेंशन है वो 20,000 रुपये मिला करेगी। यदि 7% विड्रॉ करते हैं तो ये मंथली पेंशन बढ़कर 23,333 रुपये हो जाएंगी। यदि 8% विड्रॉ करते हैं तो ये 26,666 रुपये हो जाएंगी। यदि 9% विड्रॉ करते हैं तो ये 30,000 हो जाएंगी। यदि 9.6% करते हैं तो ये मंथली पेंशन आपकी 32,000 रुपये हो जाएगी। और यदि 10.5% हम विड्रॉ करते हैं अपने कॉर्पस का तो मंथली पेंशन ये 35,000 रुपये हो जाएगी। अब जनाब ये तो हमने जोड़ लिया कि 5 से लेकर 10.5% तक कितना मंथली पेंशन बनता है, लेकिन सवाल ये है कि वो 40 लाख रुपए क्या मैं घर में रखूँगा, सेविंग में रखूँगा, फिक्स डिपॉजिट में रखूँगा, कहाँ रखूँगा? क्योंकि ये सारी बातें डिपेंड करती है कि वो इनकम क्या जनरेट कर रहा है। तो चूँकि हमारी उम्र 60 साल हो गई है तो हम किसी रिस्की एसेट में इसको इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उस 40 लाख रुपए को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ का CAGR 8% है और हर महीने आप 16,666 रुपये विड्रॉ करते हैं तो 30 वर्षों के बाद जो रकम बचेगी आपके किटी में वो 1,87,00,000 रुपये होंगे। ये यदि 6% यानी 20,000 रुपये प्रति माह आप विड्रॉ करते हैं तो 30 वर्षों के बाद आपके किटी में यानी आपके अकाउंट में 1,37,00,000 रुपये बचे रहेंगे। 7% विड्रॉ करते हैं यानी 23,333 रुपये विड्रॉ करते हैं हर महीने तो 30 वर्षों के बाद ये रकम 87 लाख रुपये आपके खाते में बची रहेंगी। 26,666 रुपये यानी 8% विड्रॉ करते हैं आप तो आपके किटी में 37 लाख रुपए बचे रहेंगे और 9%, 9.6% और 10.5% यानी 30,000, 32,000 या 35,000 रुपये हर महीने विड्रॉ करते हैं। रकम आपकी 30 साल नहीं चलेगी, 30 साल के पहले ही आपके खाते की रकम समाप्त हो जाएगी। इससे ये समझ में आता है कि यदि 40 लाख रुपए को जो भी हमारा कॉर्पस है उसको यदि ऐसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ की CAGR 8% है तो हम 8% तक हम एनुअल विड्रॉ अपने कॉर्पस का कर सकते हैं, 26,666 रुपये हर माह निकाल सकते हैं। अब जनाब आपको लगता है कि 8% काफ़ी कम है, क्योंकि आजकल सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है और हर आदमी क्लेम करता है कि म्यूचुअल फंड के बारे में उसको पता है। तो हो सकता है कि आप म्यूचुअल फंड में ऐसे स्कीम्स को सेलेक्ट कर पाएँ जिसका CAGR 9% है। तो यदि 9% वाले CAGR में आप इन्वेस्ट करते हैं उस 40 लाख रुपए को तो यदि 16,666 रुपये आप हर माह विड्रॉ करेंगे तो 30 वर्षों के बाद आपके खाते में 2,42,00,000 की रकम बची रहेगी। यदि 20,000 रुपये हर माह आप विड्रॉ करते हैं तो 30 वर्षों के बाद आपके खाते में 2,20,00,000 रुपये बची रहेंगी। यही बातें यदि 23,333 रुपये प्रति माह विड्रॉ करने की बातें करें तो आपके खाते में 1,59,00,000 रुपये बची रहेंगी। यदि 26,666 रुपये हम हर माह विड्रॉ करें तो आपके खाते में 97 लाख रुपये बची रहेंगी। और यदि 9% यानी 30,000 रुपये यदि हम विड्रॉ करें हर महीने तो आपके खाते में 30 वर्षों के बाद 36 लाख रुपये बची रहेंगी। और 9.6% यानी 32,000 या 35,000 रुपये हर माह विड्रॉ करेंगे तो 30 वर्ष ये रकम आपकी नहीं चल पाएगी, यानी आपके खाते में कोई पैसे नहीं रहेंगे और या यूँ कह सकते हैं आपका 30 वर्ष ये रकम चलेगी ही नहीं। अब यदि आपको लगता है कि 8% भी कम है, 9% भी कम है, तो जनाब यदि आप 10% वाले एवेन्यूज में उस 40 लाख को इन्वेस्ट करते हैं और आप 16,666 रुपये आप विड्रॉ करते हैं तो 30 वर्षों के बाद आपके खाते में 4,13 लाख रुपये शेष रहेंगी। यदि 20,000 रुपये हर माह विड्रॉ करते हैं तो आपके खाते में 3,38 लाख रुपये बची रहेंगी। यदि 23,333 रुपये आप यदि हर माह विड्रॉ करते हैं तो आपके खाते में 2,62 लाख रुपये आउटस्टैंडिंग रहेंगी। ये सारी आउटस्टैंडिंग 30 वर्षों के बाद भी रहेगी। यदि 26,666 रुपये हर माह विड्रॉ करते हैं तो आपके खाते में 1,26 लाख रुपये बरकरार रहेंगी। यदि 30,000 रुपये आप हर माह विड्रॉ करते हैं तो आपके खाते में 1,10 लाख रुपये बची रहेंगी। यदि 9.6% यानी 32,000 रुपये यदि आप हर महीने विड्रॉ करते हैं उस 40 लाख रुपए में से जहाँ की जिसको कि आपने 10% वाले एवेन्यूज में इन्वेस्ट किया है तो 30 वर्षों के बाद आपके खाते में 64 लाख रुपए बची रहेंगी। हालांकि 35,000 रुपये हर महीने निकालेंगे तो
30 वर्ष ये रकम आपकी नहीं चलेगी, यानी 30 वर्ष के पहले ये रकम समाप्त हो जाएगी। यदि इन सारे इनपुट्स को यदि एक साथ देखने की यदि कोशिश करें हम, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि 40 लाख रुपए हों और हमारी रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी 30 वर्ष हो और हम ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जहां का कि CAGR 8% है, तो हम 26,666 रुपये से अधिक विड्रॉ नहीं कर सकते, जो कि 8% बनता है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था कि एक्सपर्ट का कहना है कि 5 से 7%। हालांकि मैं इनको गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। हो सकता है कि आप 6% वाले एवेन्यूज में इन्वेस्ट करें तो शायद 4% या 5% में ही आपकी सारी रकम एग्जॉस्ट कर दें। लेकिन मैं आज के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि आज के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ काफ़ी अधिक हैं, तो 8%, 9%, 10% तक तो आपको रिटर्न मिल ही सकता है बिना कोई अधिक रिस्क लिए हुए। तो 26,666 रुपये यदि आप 8% वाले एवेन्यूज में इन्वेस्ट करते हैं और यदि 9% वाले एवेन्यूज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 30,000 रुपये प्रति माह विड्रॉ कर सकते हैं। और यदि आपने वो 40 लाख रुपये 10% वाले एवेन्यूज में इन्वेस्ट किया है तो आप 32,000 रुपये हर महीने निकाल सकते हैं और उसके बाद जो रकम बचेगी आपके खाते में वो 64 लाख रुपए होगी। इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका मंथली एक्सपेंसेस जब रिटायर करेंगे तो कितना होगा, कीपिंग इन व्यू की इन्फ्लेशन फैक्टर क्या है, और उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉर्पस कितना होना चाहिए, और उसके बाद यह निर्णय लेना पड़ेगा करंट सिचुएशंस के हिसाब से कि वो जो भी कॉर्पस होगा उसको किस एवेन्यूज में इन्वेस्ट करें, जहाँ 8, 9, 10, 11, 12 जो भी आपके रिस्क प्रोफाइल से मैच करता है उस एवेन्यूज में आप उसको इन्वेस्ट करें। फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दूं कि ये स्ट्रेटेजी केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो आज रिटायर किए हुए हैं, दोनों तरह के लोगों के लिए है। एक तो वो जिनके पेरेंट्स अभी रिटायर किए हैं, उनके पास कुछ रिटायरमेंट कॉर्पस हैं, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस हिसाब से करें तो शायद आपको मंथली एक्सपेंसेस आपको इतना मिल पाएगा। और यदि आप अभी रिटायर नहीं करेंगे, अगले 20-30 सालों में रिटायर करेंगे, तो जनाब ये एप्लीकेबल आप पर भी है, और उसी हिसाब से कैलकुलेट करके अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना लें ताकि पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ बिना कोई दिक्कत के आप लीड कर सकें। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं। मैंने सेबी के कोई भी एग्जाम इस कॉन्टेक्स्ट में पास नहीं किए हुए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे बातों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप कारण जरूर बताएं कि आप क्यों हमारी बातों से सहमत नहीं हैं, ताकि आने वाले वीडियो में इसको इनकॉर्पोरेट करके इसकी क्वालिटी और बढ़ा सकूं। थैंक यू।